सर जी पिट और आरम्पिट एक ही चीज होती है क्या? आज जो सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपना जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कोष्ठ एवं आशय शरीर। अब हिंदी का नाम सुन के कोष्ठ और आशय शरीर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। सिंपल सा, कोष्ठ का मतलब होता है शरीर का जो भी ऑर्गन है, पेनक्रियाज, लीवर, फेफड़ा, जो भी है, किडनी, ये सब कोष्ठ है। और आशय का मतलब क्या हो गया? जो भी खाली जगह है शरीर के अंदर, खाली जगह कुछ है, जैसे मुंह के अंदर खाली जगह है, उसको कैविटी कहते हैं। तो जो भी खाली जगह है उसको हम लोग कहेंगे आशय। तो कोष्ठ और आशय मतलब ऑर्गन और कैविटी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो कोष्ठ क्या कहते हैं? आयुर्वेद में कोष्ठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह कुछ दाहे धातु से निर्मित है, जिसमें दाह क्रिया हो व परिपाक क्रिया हो, उसे कोष्ठ कहते हैं। इसे अंतराधि भी कहते हैं। अंतराधि की मर्यादा आज त्रोराकटे अर्थात जत्रु से लेकर कटी तक होती है। प्रत्येक आचार्य ने इस पर विशेष मत प्रस्तुत किए हैं। चलो, ये बहुत भारी हिंदी है, ये अपने पल्ले पढ़ने वाली नहीं है। कहते हैं पहला जो लाइन है कि आयुर्वेद में ही क्या, किसी भी मेडिकल साइंस में कोष्ठ मतलब ऑर्गन्स का बहुत महत्व है। हमारा जो शरीर है पूरा ऊपर से नीचे तक, ये जो लाइन लिखा गया है, जत्रु से लेकर कटी तक, मतलब एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक जितना हमारा शरीर है, इस सभी में कुछ ना कुछ ऑर्गन है, कुछ ना कुछ कोष्ठ है। अब ऊपर आते हैं तो पहला ऑर्गन क्या है? ब्रेन। फिर ब्रेन के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन है। फिर अगला ऑर्गन क्या है? आई, आँख, ईयर, कान, नाक, मुंह, जीभ, ये सब एक एक ऑर्गन है। फिर नीचे आते हैं फेफड़े हैं, पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, पेशाब की थैली है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सब एक एक ऑर्गन है। दिल है, और इसी तरह से बहुत सारी कैविटी है। हमारे पेट में बहुत सारे ऑर्गन है, कोष्ठ है। इन सबको निकाल दिया जाए बाहर तो क्या है? एक खाली ऐसे गुफा जैसा बचेगा ना, वो आशय है। मुंह के अंदर दांत है, जीभ है, सबको हटा दिया जाए तो गुफा जैसा बनेगा ना, वो क्या है? आशय है। छाती है, यहाँ से फेफड़े को हटा दिया जाए, दिल को हटा दिया जाए, तो ये भी एक गुफा जैसा खाली जगह पर, जो भी खाली जगह है आशय है। जो उस खाली जगह को भर रहा है वो कोष्ठ है। तो कहने का मतलब कुल मिला के हमारा जो शरीर है ये कोष्ठ और आशय से ही बना है। अभी इसको लेके हर ऋषि महर्षि लोग, हर आचार्य लोग अपना अलग अलग मत है। ये बहुत सारे मत लिखे हुए हैं संस्कृत में। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें श्लोक याद करने पड़ेंगे। नहीं, जरूरत ही नहीं है, पन्ने फाड़ के काम चला जाएगा। चलो ठीक है। तो पहला जो इनका अगर शरीर को बांटा जाए कि इस हिसाब से कोष्ठ और शरीर के हिसाब से कैसे बांटेंगे कि कौन सा कोष्ठ किधर आता है, तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ऊर्ध्व भाग, ये लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। ऊपर का, हाँ, पहला हो गया ऊर्ध्व भाग, मतलब गल विवर से आमाशय तक, ऊपर का हिस्सा, ये यहाँ तक आमाशय तक। ये छाती का जो ये होता है ना डायफ्राम, यहाँ तक का जो भाग है ये छाती से ऊपर का, ये ऊर्ध्व भाग है। देखो इधर देखो, यहाँ से ये जो है ना, ये देखो ऊपर तो ये हड्डी है, यहाँ से नरम वाला हिस्सा तो यहाँ से ऊपर का ये ऊर्ध्व भाग है, ऊपर का भाग है। यहाँ से लेके फिर यहाँ तक ये हो गया मध्य भाग। मध्य ये अपना स्टर्नम बोन जहाँ खत्म होता है, जहाँ गैस ऑन पेन का हम लोग पॉइंट चेक करते हैं, यहाँ से लेके एनस तक, मूलाधार चक्र तक, गुदा द्वार तक, ये मध्य भाग हो गया। और उसके नीचे जो हो गया वो हो गया निम्न भाग।
हाँ, ये सब निम्न भाग में आएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। ऊर्ध्व मध्य। ऊर्ध्व, मध्य और निम्न, मतलब ऊपर का, बीच का और नीचे का। ओके। ठीक है। अब आशय, आशय मतलब कैविटी, गुफा, खाली जगह। तो ये भी अलग अलग है। कहाँ से पढ़ाई हो रही है? पेज नंबर 14। 14 यहाँ तो 15 है। अरे और यार है। लिख ले यार, उर्दू छापनी है साहब। अच्छा वो तो बाग है, ठीक है ठीक यार है। वो किताब चेंज करो लक्ष्मी यार, पेटा में अरे वो कॉपी फोटो कॉपी करके एक पेज ऐड है। किताब चेंज करके देखा। कितने? फार्म में कितनी किताब है? 4। और यार कोई आप आज सर नमस्ते। पागल है ये। वाह मैं उर्दू में फंसे जाती तक तो। भाई दवाई बना रही सब मस्त है। हाँ तो कल में बनेगी। 2 साल कैसे भी करके टिक जाए इधर, एग्जाम दे देना, उसके बाद बात करना जो करना हो। हाँ, ये कौन से ये दिए इसने बनाई नहीं। कोई नहीं, अभी अगली बार इनका भी भरना है ना। कोई नहीं। आशय मतलब कैविटी, जो छेद है। अच्छा, छेद को कैसे पहचानेंगे? देखो, जिसमें कोई, पहला इसका डेफिनेशन है, जिसमें कोई वस्तु आश्रित होकर रहती है। कोई भी ऐसा गड्ढा जिसमें कोई चीज रहता है, जैसे ये आंख, कोई एक गड्ढा में रह रहा है ना, तो वो गड्ढा क्या है? आशय है। आशय। उसके अंदर आंख आश्रित है। आश्रित, आशय। तो कोई भी ऐसा खाली जगह जिसमें कुछ रहता है, उसको मैं आशय कहता हूँ। बनेगा ना, मैं उदाहरण देता हूँ। ओके। ठीक है। तो पहला इसका यही हुआ कि जिसमें कोई वस्तु आश्रित होकर रहती है वह आशय है। तो सबसे मेन चीज़ है आशय को समझने का कि देखो, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें कुछ भरा जा सकता है, जी वो आशय है। हाँ। तो महर्षि सुश्रुत वो थे जिन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन करना शुरू किया था। तो उन्होंने बताया है कि हमारे शरीर में 8 तरह के आशय, 8 तरह के गड्ढे होते हैं। बाद में उसमें एक और जोड़ा गया, तो कुल मिला के 9 तरह के होते हैं आशय। उनके नाम के लास्ट में भी आशय आता है। सबसे लास्ट में कौन सा जोड़ा गया है? स्तन आशय, वो पहले नहीं था। स्तन मतलब वो सिर्फ महिलाओं में होता है। हाँ, वो जो भी कहो आप उसको। मेरे को पता था कुछ ऐसा ही होगा, तभी तो वो बाद में जोड़ा गया है, लेकिन इसके पहले 8 आशय हैं। तो सबसे पहला है, लिख लो इसका नाम, वात आशय। वाताशय। वात का मतलब होता है वायु। तो जहाँ पे हवा भरा रहे उसको वाताशय कहते हैं। तो सीधे लेके जहाँ हवा भरी जाए वहाँ बात आशय कहते हैं। ट्रैक्टर का टायर। हाँ, वो वाताशय है। ट्रैक्टर का टायर में ट्यूब, टायर में हवा नहीं भरी जाती, ट्यूब में। हाँ, गुब्बारा। फुटबॉल। विक्की माउस है। मिक्की माउस में कहाँ हवा भरी जाती तो है? हवा ही होती है। बात आशय में बात का मतलब होता है ये हवा। तो इस सारे को बोलते क्या, इसको ऊपर हेडिंग क्या डालें? अच्छा है के नाम। आशय कितने प्रकार के होते हैं? चाहे आशय का प्रकार, आशय ऑफ टाइप्स। टाइप्स ऑफ आशय। हाँ, छोरा इंग्लिश सीख रहा है। सेकंड सर जी। पहला हो गया वात आशय, जहाँ भी हवा भरी रहे उसको वात आशय कहते हैं। इसमें खास करके 2 चीज़ आता है, फेफड़ा और बड़ी आंत। बात आशय आगे लिखे जहाँ हवा भरी जाती है। हाँ हाँ, और समझने के लिए लिख सकते हो। हाँ मैंने पूरी लेने चाहती जहाँ हवा भरी जाए इसे बात आशय कहते हैं। हाँ, इसमें 2 ही चीज़ है, फेफड़ा और बड़ी आंत। यही 2 जगह पे हवा भर सकता है। और एग्जाम्पल आगे फेफड़ा और हाँ, फेफड़ा और बड़ी आंत। हाँ एग्जाम्पल मैं दिमाग में रखूँगा। इसके अलावा कहीं हवा भर गया तो कांड हो जाएगा। इसके अलावा और कहीं हवा नहीं भरता है पेट में। छोड़ते हैं वो। हाँ, तो वो बड़ी आंत में रहती है ना, वहीं से तो निकलता है टों। 2 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है पित्ताशय। इंग्लिश में पित्त को क्या बोलते हैं सर? बाइल। बाइल। गॉल ब्लाडर जो है उसको पित्ताशय कहते हैं। जहाँ पित्त भरा रहता है उसको पित्ताशय। पित्ताशय में क्या लिखे? गॉल ब्लाडर। हाँ, पित्त भरा रहे। उस लाइन की तरह लाइन बनाओ सर जी इसकी। ये तो दिमाग खराब कर दिया आपने मेरा। क्या, किस तरह का लाइन? जहाँ हवा भरी जाए उसे बात आशय कहते हैं। जहाँ पित्त भरा जाए, पित्त आशय कितने?
पित्त भरा जाए वहाँ पे उसको पित्ताशय कहते हैं। अब पित्त कहाँ कहाँ रहता है हमारे शरीर में, तो जैसे हवा का बताया था ना 2 जगह है, पित्त का 3 जगह है। पित्त हो गया पित्त यार बाइल, अल्कलाइन, हाँ न्यूरोथेरेपी की भाषा में अल्कलाइन। तो पित्त जहाँ भरा रहेगा ऐसा 3 जगह है। वात पित्त कफ 3 होती है। हाँ तो वात हो गया वाताशय, पित्त हो गया अभी पित्ताशय बता रहे जो। अब कई आगे बार ना हम जैसे उल्टी करते हैं वो तो नॉर्मल आती है। कई बार पता नहीं सुबह आती है, जैसे चाय पीने से रोटी नहीं खाई 12 बजे, एक बार तो उल्टी वक्का सी आ रही है। खारा खारा सब देखो मुंह से निकलता है। बता रहा हूँ, उल्टी कभी भी नॉर्मल नहीं आती है। 2 तरह की उल्टी होगी, या तो होगा कड़वा एकदम, हाँ कड़वा, पीले रंग का, हरे रंग का या पीले रंग उसको मैं का। पित्त सोचता हूँ। हाँ वो पित्त है। अच्छा ठीक है फिर तो सही। और एक होता है सफेद रंग का उल्टी और वो खट्टा होगा, तो वो एसिड है। तो जब समझ लेना अंदर से पित्त निकल रहा है तो वो या तो पीले या हरे रंग का होगा, कड़वा होगा। अगर एसिड निकल रहा है तो वो सफेद रंग का होगा और खट्टा होगा। सर जी जिस बार 2 चीज मिक्स करके पिए तो बोलते खराब कर देगा ये, अंदर जाने के बाद खराब नहीं करता वो? अंदर भी खराब करता है। तो पित्त और एसिड एक जगह थोड़े रहता है, दोनों का अलग अलग जैसे काम। मैं किन्नू खा के ऊपर दूध पी लूं हाँ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर अंदर जाके तो कभी होता नहीं मेरे कुछ। तो पी के देखना आज। देखा है वो तो है। माना तो होता रहता तो है। अच्छा है, बॉडी स्ट्रांग है। अच्छा वो जोड़ी नहीं खराब करेगा, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड है। वो खराब तो करता है, पर शरीर चल लेते हैं उसको। पटाखा तो बजता ही बजता है। अब है कि क्रेनियो जो हो रही है वो साउंड प्रूफ रूम में हो रही है। पटाखा छूटे चाहे भोंपू बजे, अंदर आवाज़ नहीं जा रहा। तो अंदर वाले को क्या लगेगा कि पटाखा छूटा ही नहीं, लेकिन पटाखा तो छूटा है। जी खराब करेगा तो क्या होगा? तो बॉडी का इम्यूनिटी जो है कि उस झटके को झेल लेती है। अगर नहीं झेल पाए तो हम बीमार हो जाएंगे। एक बार ना एक जोगी ने ना पूड़िया वाली दवाई देती है ना, जो पित्त जो है हमारे शरीर में 3 जगह पे पाया जाता है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें तीसरा है श्लेष्माशय। श्लेष्मा का मतलब होता है कफ। आयुर्वेद में जो मेन 3 चीज बताया गया है ना, वात पित्त कफ। तो वात मतलब वायु, वायु जहाँ रहता है उसको वाताशय कहते हैं, फेफड़ा और बड़ी आंत में। पित्त मतलब हमारे न्यूरोथेरेपी की भाषा में अल्कलाइन। तो अल्कलाइन जहाँ जहाँ रहता है उसको पित्ताशय कहते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा हो गया कफ, इसको आयुर्वेद की भाषा में श्लेष्मा कहते हैं। श्लेष्मा गर्मी नहीं, कफ जो चिपचिपा सा नहीं निकलता, म्यूकस। पसीना भी नहीं यार, म्यूकस जो गले से कफ निकलता है ना खांसी के टाइम, बलगम, हाँ इस तरह का, ठीक है। तो ये चीज़ को कफ कहते हैं। तो कफ जहाँ पे रहता है उसको श्लेष्माशय कहेंगे। तो कफ कहाँ रहता है? फेफड़ों में। म्यूकस होता है ये। हाँ सर जी कई लोग ऐसे करते हैं, हाँ नाक वाला ऐसे कर देते हैं। वो जो नाक से अंदर यहाँ होके करके मुंह से आता है, यहाँ से शॉर्टकट मारता है। शॉर्टकट मारता है, गले में आता है, गले से निकाल देता है। अच्छा गले से 3 बट्टी हुई है नाक की। हाँ तो ईश्वर है। चौथा है रक्ताशय। रक्त जहाँ पे रहता है उसे रक्ताशय कहते हैं। खून, खून, हिंदी में ब्लड। उसमें खून नहीं होता ना सर जी। हिंदी में होता है रक्त। खून जो है उर्दू शब्द है और इंग्लिश में है ब्लड। पंजाबी में खून नहीं होता ना। ठीक है, लहू, लहू, लहू। लहू। तो रक्त कहाँ कहाँ रहता है? लीवर और स्प्लीन में। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत और स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं प्लीहा। अगला जो पॉइंट है, 5वां नंबर जो पॉइंट है वो है आमाशय। आमाशय, आमाशय मतलब इंग्लिश में इसको कह सकते हैं स्टमक। आमाशय मतलब स्टमक, स्टमक। और यहाँ पे रहता है हमारा एसिड, न्यूरोथेरेपी की भाषा में जिसको एसिड कहते हैं। ऐसे सारा पास दिमाग लगाओ मैं। चलो अगला चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर होता है पाकवाशय, जिधर खाना पकता है। खाना पकता नहीं है मतलब कि ऐसा नहीं कि किचन में पकता है, खाना हमारे पेट में पकता है। खाना पैदा कहाँ, बनता कहाँ है? देखो बनना पकना सब चीज़ अलग है। खाना बनता है खेतों में। ये गलत फहमी है कि रसोई में बनता है। खाना बनता है खेतों में। पकता घर पे है। पकता भी घर पे नहीं है, पकता शरीर में है। अच्छा।
आग पे खाली उसका रूप बदलता है, पकता हमारे शरीर के अंदर है, और जहाँ पकता है उसी को पाकवाशय कहते हैं। और इसमें 2 ऑर्गन आता है, लिख लो, जहाँ खाना पकता है उसे पाकवाशय कहते हैं। और इसमें 2 चीज़ें आते हैं, पहला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है कोलोन। इसको अगर अपने मेडिकल टर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। चलो 7वां नंबर है मूत्राशय, मतलब खाने की पेशाब जहाँ पे जाके जमा होता है उसको मूत्राशय कहते हैं। मूत्र, हाँ, अब पेशाब क्या है, ये बनते तो हमेशा रहता है, किडनी हमेशा छान रही है खून को, पेशाब हमेशा बन रहा है, लेकिन हम थोड़े हमेशा पेशाब करते हैं कि बूंद बूंद हमेशा किए जा रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है। बाथरूम, हाँ, यूरिन, तो पेशाब जहाँ पे जमा होता है, मूत्र जहाँ पे जमा होता है उसको मूत्राशय कहते हैं। 8वां आशय है गर्भाशय, मतलब गर्भ जहाँ पे ठहरता है उसको गर्भाशय कहते हैं। ये अभी तक हमने जो 8 तरह के आशय की बात करी, वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पाकवाशय, मूत्राशय तथा गर्भाशय, आचार्य सुश्रुत जी ने इन्हीं 8 आशयों की गणना की थी, परंतु शारंगधर ने एक और आशय की गणना की है जिसे स्तन आशय कहा जाता है। स्तन आशय, इसको हम लोग नॉर्मल अभी के भाषा में मेमोरी ग्लैंड्स भी मान सकते हैं। यह गर्भावस्था में सक्रिय होता है। प्रसव होने के बाद ये ग्रंथियां शिशु के भरण पोषण के लिए दूध उपलब्ध करवाती हैं।